हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ प्रतिभा आपके साथ एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे वन होप स्पेशल एजुकेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपने मेरे चैनल्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड रियली इट्स मीन्स टू अलॉट मी। एंड आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। पेपर नंबर 3 है टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स। बेसिकली ये है पेपर नंबर 3 एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इसका यूनिट 2 है टीचिंग टेक्निक्स, जिसमें कि सब 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर आता है एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन। सब यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर आता है कॉन्क्रीट, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। Unit 3 sub-unit is 3 teaching strategies, task analysis, prompting, fairing, shaping, chaining. Then unit 4 teaching approach, multisensory, Montessori, project method and playway method. फिर आता है सब यूनिट 5 reinforcement, principal types and rules of for applications. बट आज जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ यूनिट 2.1 को कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको नोट से प्रॉब्लम होती हो या कुछ, तो ये जो कंटेंट लिया गया है वो थोड़ा कंटेंट ई ज्ञान घोष बुक्स जो इग्नूस की होती है उससे लिया गया है। कुछ स्पेशल एजुकेशन की बुक्स होती है उनसे प्रेफर किया गया है। तो इस काइंड ऑफ बंच, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। नाउ वी गो टू अब हम बात करते हैं व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग मीन्स बेसिकली learning means relatively permanent changes in behavior that occurs as a result of experience with the environment. जो हम एक वो रिलेटिव परमानेंट चेंजेस है जो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, फॉर अ चाइल्ड टचेज अ हॉट पैन प्लेस नियर टू गैस स्टोव इन द किचन because he is unaware that it can be burn his finger. Once he has had such an experience, he become careful in the future. He has learned that hot object can be burn his fingers. अब जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं है कि अगर हम गर्म चीज को छुएंगे तो मेरा हाथ जल सकता है। तो वो क्या करता है, वो उस गर्म चीज को छूता है, बार बार छूता हटा लेता है, छूता हटा लेता है। उसको उस टाइम उसको क्या लर्न हो रहा है? उसको ये लर्न हो रहा है कि ये गर्म है, इससे गर्म चीज़ों से मेरा हाथ जल जाता है। तो उसने एक लर्निंग कर लिया, उससे सीखा कि बार बार छूने से उसे पता लग गया कि हॉट चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, भाई मेरी उंगली जल जाती है। तो वो अवेयर हो गया उस चीज़ से, राइट? तो वो दोबारा छुएगा नहीं, उसको एक लर्निंग हो गई। अब इसी तरीके से कुछ लर्निंग के स्टेजेस होते हैं, जो कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लर्निंग। वैसे तो 4 होते हैं, बट अडेप्टेशन ये होता है कि जैसे एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। एंड अडेप्टेशन वो होता है जैसे कि आफ्टर जनरलाइजेशन, वैसे ये पूरा होल 4 का कॉम्बिनेशन ही कहेंगे हम, क्योंकि आप अगर बात करते हैं हम एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन की, तो जो टिपिकल बच्चे होते हैं उनको मे बी आपको अडेप्टेशन देने की ज़रूरत ना टिपिकल बच्चे होते हैं उनको मे बी आपको अडेप्टेशन देने की ज़रूरत ना पड़े, बट जो अटिपिकल बच्चे होते हैं उनको हमें अडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा बेसिकली गोल होता है लर्निंग, किसी भी टास्क की एक लर्निंग करवाना। बट उस लर्निंग को कराने के बीच में जो बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ भी अडेप्टेशंस होती हैं, कुछ भी हमें असिस्ट करना होता है, तो उसी चीज़ को हम अडेप्टेशन कहते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। जैसे फर्स्ट इज एक्विजिशन।
पहले हम ब्रीफ पढ़ते हैं क्या पर्सन लर्न अ न्यू टास्क। जैसे कि हमने बताया था एक्विजिशन स्टेज पे जो बच्चा होता है वो न्यू टास्क से इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई भी न्यू एक्टिविटीज से उसे पहचान कराई जाती है या उसे पता लगता है। द सेकेंड स्टेज इज फ्लुएंसी or proficiency. I mean, during this stage, the person learns to perform the new tasks to the higher degree of accuracy. मतलब फर्स्ट स्टेज पे वो बच्चे ने न्यू टास्क से इंट्रोड्यूस, देन थर्ड स्टेज इज मेंटेनेंस। अब जो वो अपने आप कर रहा है तो मेक श्योर उसको वो चीज़ें बार बार याद रहे। जैसे कि अभी एक बच्चा था जिसने हॉट पैन को छुआ है ना, अब उसे लर्निंग में आ गई, ठीक है, अब वो बार बार छू रहा था, मतलब उसको ये है कि अब उसे पता है कि हाँ भाई अब मुझे से वो गर्म है, ये मुझे नहीं छूना है उस टाइम के लिए। तो उससे एक टाइम पीरियड के लिए उसे पता है कि गर्म चीज़ों को नहीं छूना, बट उसको क्या मेंटेन, उसको ये लॉन्ग लाइफ तक ये याद रखना होगा ना कि अब उसे ये चीज़ हो गई कि उसने मेंटेन करके रखा हुआ है कि भाई आगे कभी भी इसको गर्म चीज़ दी जा रही है तो उसको वो नहीं छू रहा है वो, क्योंकि उसे पता लग गया है कि हाँ गर्म है, नहीं छूना। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग जब वो काम अपने आप से कर लेता है, जब आप उसको सिचुएशंस देते हो डिफरेंट टू जो आपने लर्निंग के टाइम पे सिचुएशन होगी, उससे डिफरेंट कोई सिचुएशन आती है, उसके टाइम पर भी उसे वो चीज़ें याद है, तो उसको ही हम उस जनरलाइजेशन करते हैं। The stages of adaptation. During this stage, the learn applies a previously learned skill on new areas of application without direct instruction or a guidance. बेसिकली यहाँ पे तो अडेप्टेशन वही हम कहेंगे कि जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि अगर हम इन चारों की बात करें तो हम इसके बीच बीच में ये तो नॉर्मल हो गया कि हाँ ऐसे से बच्चा सीखता है, लेकिन इन ड्यूरिंग द अगर बच्चा स्पेशल नीड्स का है तो आपको कोई भी न्यू एक्टिविटी को सिखाने से पहले उसमें कुछ अडेप्टेशन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज एक्विजिशन स्टेजेस। Acquisition means learn to do something new, right? During the stage, a new task is introduced to the child. Remember, initially the child will make error. Gradually, over a period of time, he will learn to perform the activity more accurately. In this stage, a new task is introduced the child from the first line. Error making again and again. Learn to perform the activity. High level of teacher-student interaction is necessary. अब ये जैसे हमने थोड़ा तो हमने ये चीज़ तो हमें पता लगी गई है कि एक्विजिशन जो होता है वो इसका मतलब ही समथिंग स्टार्ट टू डू न्यू थिंग्स, राइट। ड्यूरिंग दिस स्टेज जैसे हम कोई भी बच्चे को न्यू टास्क से इंट्रोड्यूस करा दिया है और वो बच्चा कैसे सीखता है, वो बार बार एरर कर करके सीखता है ना। उस फर्स्ट स्टेज में एरर होती रहती है और फिर बच्चा एरर कर करके सीख रहा होता है। और इसमें मेक श्योर कि इस फर्स्ट लेवल में बच्चे का और टीचर के साथ जो इंटरेक्शंस होता है वो अच्छे लेवल का, मतलब हाईली इंटरेक्शन होना चाहिए। और दिस स्टेजेस अब एक्विजिशन फॉलो द डिस्क्राइब द बिलो वाइल टीचिंग अ न्यू टास्क टू द चाइल्ड। अब इसमें कुछ स्टेजेस हैं ड्यूरिंग द एक्विजिशन स्टेज में कि जब बच्चे को कोई भी न्यू टास्क पढ़ाओगे तो आपको किन किन बात कैसे आप करा सकते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है व्हेन द टीचिंग द चाइल्ड समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम शो हिम हाउ टू डू द टास्क एंड दे आस्क हिम टू डू इट। अब ये क्या है एग्जैक्टली इन शॉर्ट हम बात करें तो इसे कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन। अब कोई भी बच्चे को आप न्यू टास्क से इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो एक बार देते ही तो वो बच्चा नहीं करने लग जाएगा, तो आप उसको कैसे न्यू टास्क सिखा सकते हो। तो द डेमोन्स्ट्रेशन, आप जैसे अब कर रहे हो बच्चा वैसे कर रहा है, आप उसको बोलोगे कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे वैसे करते चले जाओ, है ना। तो वो आप उसको उस तरीके से कराओगे। एंड या फिर आप उसको क्या करोगे, मॉडलिंग या इमिटेशन, आपकी नकल उतारेगा एज इट इज़। जैसे डू द स्टेप ऑफ द टास्क एट द टाइम एंड आस्क द चाइल्ड टू डू इमिटेट दैट द स्टेप बिफोर यू गो ऑन द नेक्स्ट वन। इसमें क्या कर देंगे हम, टास्क एनालिसिस कर देंगे, मतलब कि एक टास्क आपने कर दिया, अब आपने कहा कि सेम मेरी तरीके से आप करके दिखाइए, राइट। तो ये मॉडलिंग के थ्रू। उसके बाद आप
क्या करोगे? गिव द चाइल्ड्स वर्बल प्रॉम्प्ट, इन अदर वर्ड्स वर्बल एक्सप्लेनेशंस एट द ईच स्टेप। ये कुछ बच्चे शार्प होंगे तो आप उनको, कुछ बच्चे भाई अच्छा समझ आते हैं, या कुछ टास्क को आप ऐसे वर्बली के थ्रू भी आप उसे इमिटेट करोगे कि बोलोगे कि जैसे आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बच्चा समझ गया है, बच्चा वो टास्क को करने लग गया है। ठीक है, दीज आर द स्टेप which is using teaching a new task to the child. Now you can use the following 4 stages when the show the child how to mix the rice. ये एक एग्जाम्पल देके आपको इसमें बताया गया है, आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज है। मैं कर देती हूँ एक बार रीड। शो द चाइल्ड हाउ टू मिक्स द राइस एंड दाल बाय डूइंग इट योरसेल्फ। Show him how to eat it. The child observes you doing the task and then does it is by himself. Or you and the child mix the rice and dal in separate plates and eat it. Thus, you and the child perform the activities together. चाहे तो आप चाइल्ड को अलग अलग करके दे दो दाल और राइस, और उसको बोलो कि आप मिक्स करके उसको खाओ, या फिर आप चाइल्ड के साथ उस एक्टिविटीज़ को उसके साथ परफॉर्म करो, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है। ये जो हमने ऊपर बात करी है, डेमोन्स्ट्रेट, मॉडलिंग, इमिटेशन, ये जो नीचे दिए हैं ये उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप कैसे सिखा रहे हैं। ऊपर बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है, मॉडलिंग क्या होती है, एंड वर्बल प्रॉम्प्ट हम किसे कहेंगे। ठीक है, आप उसको नीचे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now comes to the second stage which is fluency. अब फर्स्ट स्टेज में था कि बच्चों को एक न्यू टास्क से हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है मेजरली। अब हम आते हैं कि उस जो टास्क हमने, एक होता है ना कि एक टास्क इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक फ्लुएंसी आए, वो बच्चा खुद से अब करने लगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्रैक्टिस, है ना। तो once the child learns to do the activity, we need to train the child to achieve a higher level of accuracy or efficiency in the doing the tasks, or to do the tasks more smoothly and quickly. The aim is that the child should learn to do the tasks both accurately and quickly. This is referred to as a fluency. या इसमें टाइम भी देखना एक मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि अगर बच्चा फ्लुएंसी से तो कर रहा है लेकिन एक वो राइट टाइम पे नहीं ख़त्म कर पा रहा है, तो वो एक फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी के स्टेज में नहीं आएगा। अगर वो बच्चे को सपोज मैंने खाने के लिए दिया है, वो बच्चा फ्लुएंसी मतलब कि वो बहुत आराम से खा रहा है और बहुत स्मूथली, मतलब बहुत मतलब आराम से धीरे धीरे चावल राइस एंड दाल को मिक्स कर रहा है और आराम से खा रहा है, लेकिन उसने खाने में 3-4 घंटे लगा दिए, तो वो भी एक मतलब सही नहीं है कि वो 4 घंटे से वो लिटरली खाए जा रहा है, वो धीरे धीरे। तो हम ये भी ध्यान रखना होगा इसमें कि हम वो बच्चे, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ साथ उस फ्लुएंसी के साथ साथ वो क्विकली भी खा पाए, राइट, वो जल्दी से भी खा पाए, वो एक टाइम पीरियड में अपना जो टास्क है वो ख़त्म करे। Now strategies to use during the fluency stage. अब हम strategies क्या use करते हैं fluency stage पे? Let us understand the strategies that you can use at this stage through an example. अब हम एक example के through हम better understand कर पाएंगे, जो कि एक example given है आपके सामने। Ram has just learned to write his name by himself after 12 session of teaching. राम ने अपना नाम लिखना जस्ट स्टार्ट किया है कितने सेशंस के बाद? 12 सेशंस के बाद। In other words, he has acquired a skill. However, he needs to improve the information of learner, and he also needs to be a quicker in writing his name. In other words, he needs to be a proficient, fluent in the doing the tasks. राइट। अब जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली कि हाँ, अगर बच्चे को नाम लिखना आ गया, बट मेक श्योर कि वो उसमें जल्दी लिखना, या ये नहीं कि वो एक एक लेटर लिखने में 5-5 मिनट लगा रहा है, तो वो भी नहीं। तो वो एक अपना आफ्टर 12 सेशन के पास उसे इतना भी आ जा रहा है कि वो अपना नाम खुद से लिख पा रहा है, प्लस जल्दी, मतलब क्विकर विद राइट हिज नेम। ओके, now you could help him to be a fluent in the following way. अगर
हमने हम इस तरीके से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं फॉर फ्लुएंट होने में, लाइक गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द टास्क। आप उसको डेली कोई भी टास्क प्रैक्टिस करने के लिए आप देते रहें। कोई भी बच्चा हो या कोई भी पर्सन, इवन मैं या आप क्यों ना हो, हमें भी कोई भी चीज़ अगर हम न्यू चीज़ सीखते हैं तो एकदम से नहीं आ जाती जब तक हम उसको बार बार नहीं करते। सिमिलरली सेम काइंड ऑफ द चाइल्ड, आई मीन अगर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे को कुछ चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, तो हमें मेक श्योर कि हमें उन्हें प्रैक्टिस के लिए सेम चीज़ देनी होगी एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। लाइक आपने उसको शीट्स में सपोज आपने नाम लिखना सिखाया है, तो मेक श्योर आप उसे कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उसे सेम नाम और सेम एक पेज के साथ आप लिखवाते रहेंगे। तो सो दैट कैन, जैसे राम टू बी राइट हिज नेम ऑन द वर्कशीट यू गिव हिम, है ना, इन हिज नोटबुक और ए नोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहीं पे भी अगर उसे बोला जा रहा है तो वो अपना नाम लिख पाएगा इसकी हेल्प से, प्रैक्टिस के थ्रू। एंड देन सेकेंड इज रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट एज गेट इज प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो मेक श्योर आप उसको प्रॉम्प्ट भी दे रहे होंगे, चाहे वो वर्बल प्रॉम्प्ट हो, मे बी समटाइम्स नीडेड इन फिजिकल प्रॉम्प्ट ऑल्सो, है ना। तो धीरे धीरे क्या करना है, इन्फ्लुएंसी में आपको वो प्रॉम्प्ट रिड्यूस करते रहना है, बट स्लोली। जैसे आज आपने वर्बल प्रॉम्प्ट, आज आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया है, फिर कल 2 4 5 दिन बाद आप वर्बल प्रॉम्प्ट पे आ गए, फिर वर्बल प्रॉम्प्ट को भी आप धीरे धीरे रिड्यूस कर दोगे। गिव द फीडबैक एंड रिवॉर्ड द चाइल्ड सुटेबली। एंड जब भी वो बच्चा अपना नाम लिख देता है तो मेक श्योर कि आप उसे टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें, या फिर आप उसको रिवॉर्ड दें जो भी उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो। अब जैसे कुछ बच्चों को स्माइल्स बहुत पसंद होता है ना, हाथ पे स्टार्स बना देते हैं, वो भी एक उनके लिए रिवॉर्ड सा होता है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, देखो 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 मैम ने मुझे स्टार दिया है ना, वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। तो दैट इट इज़ ऑल्सो वी कॉल्ड अ रिवॉर्ड, कि ये एक टाइप का रिवॉर्ड होता है ना। वो बच्चों को टाइम टू टाइम देने पे वो बच्चा मोटिवेट होता है टू लर्न अ न्यू टास्क। अब सिमिलरली मॉनिटर हिज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब इसी तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हैं उनकी एक्यूरेसी एंड स्पीड को। इसी से हमारा एक्विजिशन का फ्लुएंसी खत्म होता है। नाउ कम्स टू द मेंटेनेंस स्टेजेस। अब ये मेंटेनेंस स्टेजेस क्या है? अब मेंटेनेंस स्टेजेस, लाइक ड्यूरिंग द मेंटेनेंस स्टेज the child is expected to the perform an activity with the accuracy and fluency without your assistance. Okay, another word, he must be remember the task was direct instruction and the reinforcements are no longer being given. Children should be able to complete the tasks on their own, maintain accuracy and fluency, not receiving any help, and motivate to learn a new skills. अब बच्चे ने न्यू टास्क कर लिया, बच्चे की फ्लुएंसी भी आ गई। अब बच्चे को क्या करना है, फ्लुएंसी के बाद मेक श्योर कि अब वो बच्चा वो उस एक्टिविटी, अब ये तो नहीं कि अब फ्लुएंसी आने के बाद क्या होता है कि हम एक नए स्टेप पे जाना चाहते हैं ना, तो उससे बेटर है कि जब हम नए स्टेप पे जा रहे हैं तो मेक श्योर बच्चा वो जो पुराना उसने सीखा है वो उसे मेंटेन करके रखे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे को हमें जैसे इसने बोला है ना कि अदर ही मस्ट बी रिमेंबर द टास्क विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्समेंट आर नो लॉन्गर बिगिन देयर। अगर आपको इसको सिर्फ एक बोलना पड़ रहा है कि आप अपना नाम लिख के दिखाइए, ठीक है, आप अपना नाम लिखिए, तो वो नाम लिख पा रहा है विदाउट एनी गिवन अ रेनफोर्समेंट, बिना रेनफोर्समेंट के बिना वो अपना नाम लिख पा रहा है। कोई उसे प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ा, कोई उसे वो रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ी या उसको कुछ पुश नहीं कर पा रहा, तो क्या होता है कि वो एक तरीके से रिकॉल हो जाती है मेमोरी, ठीक है, उसे दोबारा से याद आ जाता है कि हाँ ये ऐसे मैंने लिखा था, ये हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेजेस में आ जाता है और उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फिर वो मोटिवेट होता है और आगे न्यू स्किल्स पढ़ने के लिए। अब strategies to be used during the maintenance stage. The strategies at the stage concentrate on the maintaining high level of learning. The following strategies can be helpful in this regard. Periodic practice. Ask the child to do the tasks he is learned before the starting a new activity on the topic. Right? जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बोला था कि आप अपना नाम लिख के दिखाओ, जो उसने पहले
पढ़ा था, जिसने प्रैक्टिस किया था एज एन फ्लुएंसी लेवल पे। अब वो उसको हम कह रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हमने फ्लुएंसी लेवल पे लाने के लिए उसको हमने प्रॉम्प्ट्स दिए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको कुछ टाइम बाद हमने उसको बोला कि नाम लिखे, तो क्या वो उसने रिकॉल किया और उसने अपना एक वो लिख पा रहा है विदाउट एनी हेल्प। तो दैट मीन्स उसने अपनी लर्निंग को मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। Thus ask him to write the number from 1 to 10 and tasks learned in earlier. Okay. Before teaching a single digit additional new tasks. Okay. Or saying the name of 4 fruits already learned before learning the names of 2 new fruits. ओके या अब जैसे कि नाम के आगे, अब जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपको मान लो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है, जैसे मैंने एक बच्चे को 1 to 10 तक काउंटिंग सिखाई थी, आज मैं चाह रही हूँ कि वो बच्चा आगे सीखे 11, 12, 13, 14 ऐसे सीखे। तो मैं उससे पहले उसको कहूँगी कि आप मुझे पहले 1 से लेके 10 तक काउंटिंग सुनाएं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट कैन कि उसने 1 से 10 तक जो उसने याद किया है वो उसको रिवाइज्ड हो जाए। बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ स्टेजेस में क्या होता है कि हम पहले उसको प्रीवियस टास्क या प्रीवियस एक्टिविटीज़ को याद कराते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे न्यू टास्क की तरफ। ओके, now comes to the 4 stages is generalization stage. Generalization means being able to carry out a particular task in a different situation or with object different from the one using which is the task was learned. This process also referred to as a transfer of training. ठीक है, आई मीन या अब जैसे जनरलाइजेशन के बाद हमें ये पता लग जाता है कि या बच्चा अब एबल है कि जनरलाइजेशन में हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चे ने टास्क अपने आप कर लिया है और वो अब रेडी है किसी भी आगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑल्सो रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, कि हम आगे के लिए हमने उसको हम बढ़ा सकते हैं। जिसकी ऑफ जनरलाइजेशन होती है, पहला होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन विच इज similar response to a new stimulus having a common characteristics of the previous learner stimulus। जैसे कि हमने जो भी पहले पढ़ाया हुआ होता है, जो भी एक सिचुएशन दी होती है वो थोड़ी बहुत सिमिलर होती है, जो कि बच्चा हम करते हैं तो वो जनरलाइजेशन कर दे, ठीक है, उसमें वो हमें बता दे। या रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, लर्न टू द अप्लाई लर्न स्किल टू द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज रेफर टू द रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। या उसके पास कोई न्यू एक्टिविटीज है और हमने उससे रिस्पॉन्स मांगा है। अब है fourth is adaptation stages. Once the child is able to generalize, then he can apply to learn skill in a new areas of application without assistance. In simple words, this is skill achieved by those children who having learned to generalize. Some children with CP, I mean cerebral palsy, will find the difficulties to reach the stages of learning since for the even the process of generalization process and difficulties. Each of these 5 stages, the process of learning seems to proceed to the automatically in the case of children without disabilities that we do not even realize that the child is passing through these stages. The non-disabled child learns much by observing others and motivated to try his new learned skills in other situation. However, in the case of some children with the cerebral palsy, assistance may be required at the some stages of the learning process. Appropriate positive reinforcement is also needed as sustained motivation as an to the complete learning from acquisition stages of adaptation stages. Experience with the varied material needed to be provided by you to help the child generalization what is has learned. अब जैसे कि आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा कि अडेप्टेशन जैसे हमने बात की थी, सिमिलरली वही होती है कि जैसे 4 स्टेजेस में ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे को आप कहीं ना कहीं असिस्ट करते ही हैं, फिर वो चाहे आप उसे रेनफोर्समेंट्स दे के कर रहे हो या मोटिवेशन के थ्रू कर रहे हो। और अगर बच्चा बस विद स्पेशल नीड भी, उसके लिए वो जो लर्निंग ऑफ स्टेजेस है वो एप्लीकेबल उतनी तरीके से ना करे जितनी कि वो एक नॉर्मल नॉन डिसेबल बच्चे के साथ काम कर पाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
होता है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग इन स्टेजेस के अंदर। इसी के साथ ये है पूरा स्टेजेस ऑफ लर्निंग। आई होप आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।